तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमटी साइंस एक्सपेरिमेंट में। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, यानी कक्षा 10वीं में। और जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो होगा एक बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव यानी कि वास्तुनिष्ठ प्रश्न। तो फर्स्ट जो वास्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ लिखना है। तो फर्स्ट मेरा हम लोग का प्रश्न है यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं पारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं। तो जिनसे क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे, तो पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अपारदर्शी के बारे में भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अपारदर्शी किसको बोलते हैं, तो अपारदर्शी कहते हैं जिनसे क्या हो, प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती हो। और पारभासी क्या होता है, इनसे कुछ प्रकाश की किरणें ही आर पार हो पाती हो। और जो बटर पेपर है, बटर पेपर क्या होता है, तो बटर पेपर क्या होता है, पारभासी पदार्थ में आता है। इनसे प्रकाश की कुछ किरणें ही क्या हो पाती हैं, आर पार हो पाती है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, अब हम बात करते हैं परावर्तन कोण की। परावर्तन कोण क्या होता है, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। हम लोग तो देख लेते हैं कि परावर्तित किरण की कहाँ है। तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ आपतित किरण दिया हुआ है, ये भी क्या है, आपतित किरण। दोनों को हम क्या कर लेंगे, छाट लेंगे। तो बचा मेरे पास दो, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच। तो दर्पण की सतह के बीच नहीं होता है, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो क्या समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो नहीं। समतल दर्पण द्वारा केवल क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। तो अगला बात करते हैं, क्या अवतल दर्पण होगा, तो हाँ, अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 5 स्थिति में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हम यहाँ क्या मारेंगे, ख मारेंगे, यानी कि अवतल दर्पण को मारेंगे। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो हम लोग देखते हैं। क्या समतल दर्पण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो हाँ, तो समतल दर्पण द्वारा क्या कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। केवल अवतल दर्पण द्वारा कर सकते हैं। हाँ, तो अवतल दर्पण द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम स्थिति में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या केवल उत्तल दर्पण द्वारा कर सकते हैं, हाँ, तो उत्तल दर्पण द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है, हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम यहाँ क्या मारेंगे, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हम लोग क्या मारेंगे, इन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो हम क्या मारेंगे, आंसर घ मारेंगे। ठीक है। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5, यानी कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। यहाँ देखें हमारा ऑप्शन क्या आता है, समतल दर्पण से होता है, तो नहीं होता है। समतल दर्पण से बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। अवतल दर्पण से होता है, नहीं। अवतल दर्पण से बड़ा, छोटा, बराबर सभी प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन हमारा प्रश्न है कि क्या होना चाहिए, इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और आभासी होना चाहिए। ठीक है। तो समतल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों प्रकार से कह सकते हैं, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, घ इसका आंसर मार लेंगे। ठीक, बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो किसके द्वारा समांतर किरणपुंज मिल सकता है, तो क्या कह सकते हैं, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा। केवल अवतल दर्पण द्वारा ही क्या होता है, हमें समांतर किरणपुंज मिल सकता है। इसी कारण से इसका जो उपयोग होता है अवतल दर्पण का, वो हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग करते हैं गाड़ी के हेडलाइट के रूप में। ठीक है, यानी कि टॉर्च के रूप में, सर्च लाइट में। ठीक है। अगला हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस में बनता है। यानी कि वस्तु कहाँ स्थित हो जो उसका प्रतिबिंब फोकस बनेगा। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी उसकी स्थिति। तो प्रतिबिंब अगर कहाँ बन रहा है, यानी कि फोकस पे बन रहा है, तो वस्तु कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु अनंत पे होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे अनंत कहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि घ हो जाएगा। आप लोग क्या करें, इसको टिक मार लेंगे। आगे बात करते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 8 की, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी। तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, ख को मार लेंगे। ये हम अपना आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आधी होती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं 9 नंबर, यानी कि एक अवतल दर्पण में वस्तु बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो। यानी कि वस्तु कहाँ रखी हो जाएगी, वस्तु कहाँ रहेगी, फोकस और ध्रुव के बीच। तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, तो प्राप्त प्रतिबिंब का दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। तो कैसा बन जाएगा, यानी कि आभासी और बड़ा, यानी क्या आंसर हो जाएगा इसका, गो आंसर हो जाएगा। सो क्या कर लेंगे, आप नोट कर लेंगे। अगला हम प्रश्न की बात करते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो आभासी आवर्धित प्रतिबिंब
और सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है अवतल दर्पण में? तो अवतल दर्पण में बनेगा जब वस्तु कहाँ हो, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो हम लोग यहाँ देखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच कहाँ है, तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच ये नहीं होने वाला है, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, घ हो जाएगा आंसर। इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 की। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। तो यहाँ क्या मारेंगे, ख नंबर आंसर, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा कैसा, हमेशा क्या होता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा भी और उल्टा भी नहीं, उल्टा नहीं बनाता है, हमेशा क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम क्या मारेंगे, क मारेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 14 है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, समतल दर्पण भी हो सकता है, उत्तल दर्पण भी हो सकता है। समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। अवतल होगा कि अवतल नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ग आंसर हो जाएगा, यानी कि समतल और उत्तल दोनों। ठीक है, अब हम बात करते हैं बनाने वाले प्रश्न की, यानी कि समान F बराबर R/2 सत्य है तो उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों दर्पण के लिए सत्य है, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा। उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है। तो यह आंसर क्या जाएगा, इसका गो आंसर हो जाएगा। तो दोनों प्रकार के दर्पण के लिए क्या है, सत्य है। तो अब हम बात करेंगे प्रश्न 16 की। चित्र 1.35 में सही किरण आरेख को चुनना है। तो सही किरण आरेख क्या होता है, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरणें उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये क्या उसी पथ पर वापस लौट रही है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बात देखते हैं, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, समांतर प्रकाश किरणें दर्पण से क्या होती है, उनकी फैल जाती है। ये देखिए क्या हो रहा है, इधर की ओर आ रही है। अगर हम क्या करें, परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये क्या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, नहीं होगी। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं यानी कि अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, ये जो मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, तो फोकस से जाती है। और ये कहाँ से जा रही है, वक्ता से जा रही है। तो ऐसा होगा, नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हम देखते हैं फिर अवतल दर्पण में क्या है, वक्ता केंद्र पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरणें उसी पर वापस लौट जाती है। हाँ, उसी पर वापस लौट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, घ सही हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, यानी कि 17 क्या कहता है, यानी कि एक गोले दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक। इसका अर्थ यह है कि ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं आवर्धन में, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या होगा, ये प्रतिबिंब उल्टा कहाँ बनता है, तो अवतल दर्पण में, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वस्तु से छोटा बनेगा, ऐसा नहीं है, बड़ा भी बन सकता है। वस्तु से बड़ा बनेगा, ऐसा नहीं, बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। सीधा बनेगा, सीधा तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ उल्टा, ये क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या मारेंगे, तो उल्टा मारेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो गया। अब हम बात